नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्थ नीति एक्सप्लेन्ड। सोचिए, इंडिया में पेट्रोल पंप पर प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड महंगा हो रहा है, रुपी प्रेशर में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में शुरू हुआ ही नहीं। प्रॉब्लम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर मिडिल ईस्ट के एक नैरो सी रूट में शुरू होती है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये सिर्फ एक सी पैसेज नहीं है, ये ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई का एक ऐसा गेटवे है जहां डिस्टर्बेंस आया तो इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडिया के पेट्रोल, गोल्ड, रुपी और हाउस होल्ड बजट तक पहुंच सकता है। आज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, हॉर्मूज बंद हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी क्यों हिल सकती है या उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, मिडिल ईस्ट में टेंशन हो रही है तो इंडिया के कॉमन मैन को क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी एक चेन की तरह कनेक्टेड है। पहले वार रिस्क बढ़ता है, फिर ऑयल टैंकर्स का रूट रिस्की हो जाता है, शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाता है, इंडिया को ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं, डॉलर डिमांड बढ़ती है, रुपी पर प्रेशर आता है और फाइनली इम्पैक्ट दिखता है पेट्रोल, एलपीजी, गोल्ड, फर्टिलाइजर्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इन्फ्लेशन में। दूर की जियोपॉलिटिक्स घर का बजट हिला सकती है। इस वीडियो का मेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक नैरो सी रूट इंडिया की जेब कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। इसका जवाब 3 पार्ट्स में छुपा है। पहला, पेट्रोल महंगा क्यों हो सकता है। दूसरा, ऑयल शॉक से रुपी पर प्रेशर क्यों आता है। और तीसरा, गोल्ड और इन्फ्लेशन का कनेक्शन क्या है। अगर आप ये 3 मैकेनिज़्म समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्लोबल न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ नहीं होती, वो डायरेक्टली आपके बजट, सेविंग्स और परचेजिंग पावर को अफेक्ट कर सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक नैरो वाटरवे है जो पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, गल्फ कंट्रीज से जो ऑयल और एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस वर्ल्ड मार्केट्स तक जाता है, उसका एक मेजर रूट यहीं है। यहाँ से रफली 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल फ्लो होता रहा है और ग्लोबल एलएनजी ट्रेड का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसी रूट से पास होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये रूट वाइड हाईवे जैसा नहीं है, ये एक नैरो चोक पॉइंट है, और जब ग्लोबल एनर्जी का इतना बड़ा फ्लो एक नैरो पॉइंट पर डिपेंड करे तो रिस्क भी नेचुरली हाई हो जाता है। अब सवाल आता है, अगर हॉर्मूज रिस्की है तो शिप्स दूसरे रूट से क्यों नहीं जाती। यही प्रॉब्लम है। ऑल्टरनेटिव रूट्स लिमिटेड हैं। कुछ पाइपलाइंस सऊदी अरेबिया और यूएई के थ्रू बाईपास कर सकती हैं, लेकिन वो टोटल डेली ऑयल फ्लो का कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं बन सकती। दूसरा इशू है इंश्योरेंस। इवन अगर कंप्लीट फिजिकल ब्लॉकेड ना हो, बस मिसाइल रिस्क, ड्रोन रिस्क या वार रिस्क परसेप्शन बढ़ जाए तो टैंकर इंश्योरेंस प्रीमियम शूट अप कर सकता है। शिपिंग कंपनीज बोल सकती हैं, हम रूट लेंगे लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, या फिर वो एंट्री अवॉइड कर सकती हैं। रिजल्ट, सप्लाई फिजिकली अवेलेबल हो सकती है, लेकिन मार्केट में उसकी इफेक्टिव डिलीवरी कॉस्टली और रिस्की बन जाती है। इंडिया यहाँ पर इसलिए वल्नरेबल है क्योंकि हम एनर्जी के लिए इंपोर्ट्स पर हैविली डिपेंडेंट हैं। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का अराउंड 88% इंपोर्ट करता है। मतलब पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब के पीछे इंपोर्टेड क्रूड का स्ट्रॉन्ग रोल है। इस इंपोर्टेड क्रूड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा गल्फ रीजन और हॉर्मूज लिंक्ड रूट से कनेक्टेड होता है। एलपीजी और एलएनजी साइड पर भी एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड एलपीजी, गैस बेस्ड पावर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये सब ग्लोबल एनर्जी रूट डिसरप्शन से इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इंडिया हेल्पलेस नहीं है, लेकिन एक्सपोज्ड ज़रूर है। अब जब एक्सपोजर हाई होता है तो ग्लोबल शॉक का डोमेस्टिक इफेक्ट भी स्ट्रॉन्गर हो सकता है। अब पेट्रोल का मैकेनिज्म समझते हैं। हॉर्मूज रिस्क बढ़ा तो ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट पैनिक करता है। ट्रेडर्स को लगता है सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, क्रूड प्राइस ऊपर जाता है। इंडिया के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनर्स को सेम ऑयल के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। अगर क्रूड कॉस्टली है तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रिफाइनिंग कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल प्रेशर बढ़ेगा। फिर 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो पेट्रोल डीजल प्राइस कंज्यूमर्स तक पास किए जाएं, या गवर्नमेंट टैक्सेस या ड्यूटीज़ एडजस्ट करके या रिड्यूस करके और ओएमसीज टेम्प्रोरी बर्डन एब्जॉर्व करें। ओएमसीज मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इसलिए पेट्रोल का प्राइस सिर्फ डोमेस्टिक डिसीजन नहीं है, उसके पीछे ग्लोबल क्रूड, रुपी डॉलर रेट, टैक्सेस, फ्राइट, इंश्योरेंस और कंपनी मार्जिन सबका रोल होता है। अब रुपी का कनेक्शन समझिए।
इंडिया ऑयल रुपीस में नहीं डॉलर्स में खरीदता है। जब ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ता है, इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं। डॉलर डिमांड बढ़ती है। जब डॉलर डिमांड बढ़ती है, रुपी पर डेप्रिसिएशन प्रेशर आता है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर ऑयल $100 का है और एक्सचेंज रेट 80 रुपीज़ पर डॉलर है, तो रुपी बिल होगा रुपीज़ 8000। लेकिन अगर सेम $100 ऑयल के टाइम पर रुपीज़ 95 पर डॉलर चला गया, तो बिल हो जाएगा रुपीज़ 9500। सेम ऑयल, सेम क्वांटिटी, लेकिन रुपी बिल मच हायर। यही डबल शॉक है, ऑयल भी महंगा, डॉलर भी महंगा। अब गोल्ड का एंगल समझते हैं। जब वॉर रिस्क, अनसर्टेनिटी या ग्लोबल पैनिक बढ़ता है, इन्वेस्टर्स यूजुअली सेफ हेवन एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, इसलिए अनसर्टेनिटी के टाइम गोल्ड डिमांड और प्राइस दोनों राइज कर सकते हैं। इंडिया के लिए इशू यहाँ डबल है। पहला, ग्लोबल गोल्ड प्राइस बढ़ सकता है। दूसरा, अगर रुपी वीक है तो इम्पोर्टेड गोल्ड और महंगा पड़ सकता है। इंडिया अपना फिजिकल गोल्ड लार्जली इंपोर्ट करता है, तो वीक रुपी इंपोर्टेड गोल्ड को कॉस्टली बना देती है। और अगर गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो ट्रेड डेफिसिट और एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसलिए हॉर्मुज रिस्क का कनेक्शन सिर्फ पेट्रोल से नहीं, गोल्ड और रुपी से भी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑयल शॉक पेट्रोल पंप पर रुकता नहीं है। क्रूड ऑयल इकोनॉमी का केमिकल बैकबोन भी है। क्रूड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स और इंडस्ट्रियल इनपुट्स बनते हैं। पेट्रोकेमिकल्स और गैस का रोल फर्टिलाइज़र्स में आता है। फर्टिलाइज़र्स एग्रीकल्चर कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर कॉस्ट फूड प्राइसेस को अफेक्ट कर सकता है। और एक सेकेंड रूट भी है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी तो डिलीवरी कॉस्ट बढ़ी, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ी तो रिटेल प्राइजेस पर प्रेशर आया। इसलिए एनर्जी शॉक धीरे धीरे इन्फ्लेशन चेन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन प्रेशर बिल्ट होता है तो हर सेक्टर इक्वली हिट नहीं होता। फूड का इम्पैक्ट बड़ा होता है क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड बजट और सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट में फूड का वेट हाई होता है। ट्रांसपोर्ट का इम्पैक्ट भी स्ट्रांग होता है क्योंकि डीजल, फ्रेट, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी कॉस्ट डायरेक्टली एनर्जी से लिंक्ड हैं। हाउसिंग और यूटिलिटीज़ पर गैस, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी कॉस्ट का इम्पैक्ट आ सकता है। क्लॉथिंग पर सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल चेन के थ्रू प्रेशर आ सकता है। इसका मतलब है ऑयल शॉक का फाइनल इफेक्ट सिर्फ पेट्रोल बिल में नहीं, ग्रॉसरी बास्केट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यूटिलिटी कॉस्ट और क्लॉथिंग तक पहुंच सकता है। यही रीज़न है कि ग्लोबल ऑयल शॉक कॉमन मैन के मंथली बजट में विजिबल हो जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ऐसा नहीं होता कि हॉर्मुज में टेंशन हुई और कल सुबह से सब प्राइजेस डबल हो जाएंगे। प्राइस पास थ्रू इमीडिएट नहीं होता। रिफाइनरीज और कंपनीज के पास ओल्ड इन्वेंट्री हो सकती है। गवर्नमेंट टैक्सेस और ड्यूटीज़ एडजस्ट कर लेती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ओएमसीज कुछ टाइम तक मार्जिन्स एब्जॉर्व कर सकती हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट म्यूटेड दिख सकता है। लेकिन अगर डिसरप्शन प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, क्रूड प्राइस हाई रहे, रुपी वीक रहे और फ्राइट इंश्योरेंस कॉस्ट एलिवेटेड रहे, तब प्रेशर धीरे धीरे कंज्यूमर्स तक पहुंच सकता है। सो पैनिक नहीं, मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है। अब आरबीआई और गवर्नमेंट के सामने डायलेमा आता है। अगर इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है तो आरबीआई रेट्स इंक्रीज़ करने के बारे में सोच सकता है। रेट बढ़ा तो रुपी को सपोर्ट मिल सकता है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या है? ईएमआई बढ़ सकती है, लोन्स कॉस्टली हो सकते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्लो हो सकता है, ग्रोथ प्रेशर में आ सकती है। अगर रेट्स स्टेबल रखे जाएं तो क्रेडिट फ्लो बेटर रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन और रुपी प्रेशर परसिस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट साइड पर ऑप्शंस होते हैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, एक्साइज ड्यूटी कट्स, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, एलएनजी सोर्सिंग, डिप्लोमेसी एंड शिपिंग सिक्योरिटी। यही रियल पॉलिसी चैलेंज है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना लेकिन ग्रोथ को डैमेज ना करना। एक कॉमन मिथ होता है हॉर्मुज क्राइसिस हुआ तो इंडिया हेल्पलेस है। रियलिटी ज़्यादा बैलेंस्ड है। इंडिया वल्नरेबल है बिकॉज इंपोर्ट डिपेंडेंस हाई है, लेकिन इंडिया हेल्पलेस नहीं है। इंडिया क्रूड सोर्सिंग डाइवर्सिफाई कर सकता है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यूज़ कर सकता है, शिपिंग सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट कर सकता है, एलएनजी और क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स डाइवर्सिफाई कर सकता है।
और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है डोमेस्टिक एनर्जी ट्रांजिशन। सोलर, ईवीज, बायोफ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, डोमेस्टिक गैस स्टोरेज सिस्टम्स, ये सब ऑयल शॉक वल्नरेबिलिटी को ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकते हैं। तो लेसन ये नहीं है कि इंडिया वीक है, लेसन ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ सप्लाई का इशू नहीं, नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इशू है, और इसीलिए इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। फाइनल टेक अवे सिंपल है, एक नैरो सी रूट इंडिया के मंथली बजट को डिस्टर्ब कर सकता है। हॉर्मुज रिस्क ऑयल और एलएनजी शॉक क्रिएट करता है। ऑयल शॉक डॉलर डिमांड बढ़ाता है। डॉलर डिमांड रुपी पर प्रेशर डालता है। रुपी प्रेशर पेट्रोल, गोल्ड और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है। और फाइनली ये सब हाउस होल्ड बजट तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स को सिर्फ टेक्स्ट बुक में मत देखिए। जब आप ग्लोबल न्यूज़ देखते हैं, ऑयल, रुपी, गोल्ड, इन्फ्लेशन, उनके बीच का कनेक्शन समझिए। इकोनॉमिक्स को रटना नहीं, समझना है। सब्सक्राइब टू अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।